जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशनल में। आज आप लोगों का दोस्तों रेलवे का न्यू सीरीज में लुसेंट सीरीज में लाए हैं दोस्तों। आप लोग यहाँ तक हम पढ़ा दिए थे दोस्तों वेदांत तक। आज हम आप लोग का लुसेंट में पुराण पढ़ाने वाले हैं दोस्तों। क्या पढ़ाने? पुराण पढ़ाने। पुराण से देखिए कहाँ तक जाता है दोस्तों। इसे देखो, पुराण का रचयिता कौन है दोस्तों? लोमहर्ष हैं। लोमहर्ष हैं और उनका पुत्र उग्र सर्व को माना जाता है। उनका पुत्र क्या है दोस्तों? उग्र सर्व को माना जाता है। पुराणों की संख्या 18 होते हैं। पुराणों की संख्या 18। इसका संकलन गुप्त काल में हुआ था। इसका संकलन कब हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था तथा इसे ऐतिहासिक वंशावली में मिलता है। यहाँ इसमें ऐतिहासिक वंशावली भी मिलता है दोस्तों। कहाँ मिलता है? वंशावली में। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण है दोस्तों। पूछेगा सबसे पुराना पुराण तो मत्स्य पुराण है जो सबसे प्राचीन और प्रमाणिक भी है दोस्तों। अब रामायण, यह महाकाव्य की रचना दूसरी शताब्दी के आसपास महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत भाषा में की गई थी। प्रारंभिक में रामायण 6000 श्लोक जो कालांतर में इसे 24,000 श्लोक हो गया था। शुरू में दोस्तों रामायण का रचयिता वाल्मीकि थे जो दूसरी शताब्दी में शुरू हैं और प्रारंभ में 6000 श्लोक थे, लेकिन बाद में 24,000 श्लोक हो गए। रामायण को चतुर शांति शास्त्र संहिता भी कहा जाता है। चतुर्विशद शास्त्रीय संहिता भी कहा जाता है दोस्तों। अब देखिए महाभारत एक महाकाव्य है जिसकी रचना लगभग चौथी शताब्दी में हुआ जो महर्षि व्यास के द्वारा की गई। प्रारंभ में इसमें 88 से श्लोक, इसे जय संहिता कहा जाता है। तत्पश्चात यह इसमें 24,000 हो गया जो भारत में कहा जाने लगा। देखिए महाभारत के बारे में देखिए, महाभारत के रचयिता महर्षि व्यास है। महर्षि के हैं? व्यास हैं, जो चौथी शताब्दी में हुई थी। कब? चौथी शताब्दी। तो प्रारंभ में 88 श्लोक था। इसे जय संहिता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जय संहिता। तत्पश्चात मतलब बाद में 24,000 श्लोक हो गया। इसे भारत कहा जाने लगा। इसमें इसे क्या भारत कहा जाने लगा। कालांतर इसमें श्लोकों की संख्या 1,00,000 हो गई जाने पर महाभारत या शास्त्रीय संहिता भी कहा जाने लगा। महाभारत के प्रारंभिक उल्लेख अश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। सूत्र, इस साहित्य की रचना पूर्वी 6ठी शताब्दी के आसपास हुई। सूत्र ग्रंथों का कल्प कहते हैं। सूत्र जो है ग्रंथों क्या कहते हैं? कल्प कहते हैं। अब कल्प सूत्र, इस सूत्र में नियमों और विधि का प्रतिपादन किया गया है, इसीलिए इसे कल्प सूत्र कहते हैं। कल्प सूत्र क्या होता है? जो नियमों का विधि विधान होता है उसे कल्प सूत्र कहते हैं। स्मृतियाँ किसे कहते हैं? जब वेदांग और सूत्रों के बाद स्मृतियों का उदय होता है जो धर्म शास्त्र भी कहा जाता है, इसे धर्म शास्त्र कहते हैं। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। मनुस्मृति क्या है? सबसे प्राचीन स्मृति है। लौकिक साहित्य, इसके अंतर्गत ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ एवं जीवनियों का उल्लेख किया गया है। इसमें भारतीय इतिहास को जानने में काफ़ी मदद मिलती है। इसे चाणक्य, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन इतिहास और शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है दोस्तों। कश्मीर काव्य कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी ऐतिहासिक रचनाओं में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जो कल्हण है दोस्तों, ये राजतरंगिणी पुस्तक का लेखक हैं जो कश्मीरी कवि है। विशाखा दत्त द्वारा मुद्रा राक्षस, सोम देवता द्वारा कथा सरित सागर, क्षमेंद्र द्वारा वृक्षथप मौर्यकालीन इतिहास में महत्वपूर्ण स्रोत हैं। संगम साहित्य से दक्षिण भारत का प्रारंभिक साहित्य के बारे में जानकारी मिलती है। अब देखिए दोस्तों, पतंजलि द्वारा महाभाष्य तथा कालिदास द्वारा मल्लविक्त अग्निमित्रम और सुगनकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। राजशेखर द्वारा प्रबंध कोश गुजरात के चालुक्य के इतिहास की जानकारी मिलती है। भारत पर हुए यवन आक्रमण में महत्वपूर्ण जानकारी गर्गी सहायता से प्राप्त होती है। ऐतिहासिक जीवन का में अश्वघोष, बुद्ध चरित्र, बनभट्ट, अभरचरित, वाकपति का गोडाबडो बिल्हन, विक्रम
देव चरित्र, पद्म गुप्त नव शासन चरित्र, हेमचंद्र रचित कुमारपाल चरित्र, जैनाकृति पृथ्वीराज विजय इत्यादि का उल्लेख किए हैं। विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्री का विवरण भारत के सामाजिक और राजनीतिक अवस्था का पता चलता है। विदेशी यात्रियों का विवरण में 3 भागों में विभाजित किया गया है। यूनान और रोम के लेख पर विवरण, चीनी यात्रियों का विवरण, अरबी यात्रियों का विवरण। यूनान और रोम के लेखक का विवरण, इसे देखिए यूनान तो हेरोडोटस या इतिहास का जनक कहा जाता है। हेरोडोटस क्या कहा जाता है? इतिहास का जनक कहा जाता है। इनकी अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत फरास के संबंध का उल्लेख किया है, परंतु इसका विवरण अनुश्रुत एवं अफवाह है। अफवाह भी है दोस्तों। पूछेगा इतिहास का पिता किसे कहते हैं? तो हेरोडोटस। इसे इनकी पुस्तक क्या है? तो हिस्टोरिका है दोस्तों। कब आए थे? तो भारत फरास के संबंध के उल्लेख कराने के लिए आए थे। अब टेसियस दोस्तों, वो टीसियस है। यह ईरान का राजवैद्य था दोस्तों। यह ईरान का कौन था? राजवैद्य था। इसे भारत का संबंध समस्त जानकारी ईरानी अधिकारियों द्वारा प्राप्त किए थे। भारत का संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। सिकंदर के साथ भारत आने वाला लेखक निकास अनोसिक्टस अस्टोबुलस के विवरण प्रामाणिक और अविश्वसनीय है। मेगास्थनीय, यह सेल्यूकस निकेटर के राजदूत था। किसका राजदूत था दोस्तों? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उनकी पुस्तक इंडिका नामक पुस्तक जो चंद्रगुप्त मौर्य समाज और संस्कृति के विषयों का उल्लेख किया था दोस्तों। कौन? मेगास्थनीज। डायमेकस, यह सीरियस नरेश एंटियोकस प्रथम का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। किसका दरबार में? बिंदुसार के दरबार में। डायोनिसियस, यह मिस्र नरेश टोलमी द्वितीय फिलडेट का राजदूत था, जो अशोक के दरबार में आया था दोस्तों। प्लिनी, इसके लगभग प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्रिका नामक पुस्तक लिखी। इसमें सभी भारतीय पशु, पेड़ पौधा, खनिज पदार्थों आदि के बारे में उल्लेख मिलता है। टोलमी, यह 2री शताब्दी में आए लगभग 150 ईस्वी में, जो भूगोल नामक पुस्तक की रचना किया था दोस्तों। भूगोल नामक पुस्तक की रचना किया था। अगला है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेन सी। इस पुस्तक की रचना अज्ञात लेखक लगभग 80 ईस्वी में की गई थी। इसे हिंद महासागर के नाम पर, हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसमें भारत के व्यापारिक वस्तुओं बंदरगाह का उल्लेख किया गया था। चीनी यात्री वेदांत, विदेशी यात्री को चीनी यात्री बहुत प्रमुख थे। चीनी यात्रियों में लेखन में सबसे बारे महत्वपूर्ण जानकारी तो फाहियान। चीनी यात्री लगभग 375 से 415 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में भारत आया था। कौन? फाहियान दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में था। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहते हैं। इसने अपने लेख में मध्य प्रदेश समाज और संस्कृति का उल्लेख किया, जिसमें मध्य प्रदेश की जनता को सुखी या समृद्ध बताया है। इसने 15 वर्ष तक बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन किया। कौन? फाहियान दोस्तों। 15 वर्ष तक अध्ययन किया। मध्य प्रदेश के बारे में, समाज और संस्कृति के बारे में सुख और समृद्धि कहा था दोस्तों। अब हेनसंग, ये भी चीनी यात्री थे। हेनसंग हर्षवर्धन के समय में आया था, जो 629 ईस्वी में लगभग भारत आया था। यह लगभग 16 वर्ष तक रहते हुए नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किए। इसने हर्षवर्धन को शिला आदित्य की उपाधि दिया और इसकी पुस्तक शिव की है। पुस्तक कौन है? शिव की। सुंग इनु, यह चीनी लेखक 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपनी 3 वर्ष यात्रा बौद्ध धर्म की प्राप्ति एकत्रित की। इत्सिंग, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपनी लेख में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय,
एवं अपने समय के भारतीय स्थिति के उल्लेख किया है। अरब यात्रियों का वृत्तांत। अब अरब लेखक के बारे में दोस्तों, अरब के मुसलमानों लेखक हसन निजाम, अली मसूद, सुलेमान अल-बरूनी, अल-बिला, निजामुद्दीन फरिश्ता रचनाओं के इतिहास महत्वपूर्ण है। अब देखिए दोस्तों, अल-बरूनी इसका जन्म 973 ईस्वी में खिवा में हुआ था। अल-बरूनी का पूरा नाम अबू रेहन मोहम्मद इद अवामद अल-बरूनी था। अल-बरूनी मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। इसने अरबी, फारसी और संस्कृति का अध्ययन किया। इसने तहकीक-ए-हिंद मतलब भारत का खोज पुस्तक की रचना की, जिसने भारतीयों का तत्कालीन दशाओं का वर्णन दिया गया है। सुलेमान इसकी रचनाओं से प्रतिहार और पाल राजाओं के विषय की जानकारी मिलती है। अलम-शुदो इसकी पुस्तक मुखरुज जाहब, जिसके तत्कालीन भारतीय समाज का सजीव चित्रण मिलता है। पुरातात्विक संबंध सच के अंतर्गत तीन प्रकार के सच होते हैं: अभिलेख, मुद्रा और स्मारक। अभिलेख का अध्ययन पूरा लेख शास्त्र कहते हैं। अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभ, दीवार, मुद्राओं और ताम्रपत्र पर खोदे जाते हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगाजाई-कोई प्राप्त अभिलेख हैं। कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी मिलती है। एर्निया अभिलेख से सेनापति भानुगुप्त की पत्नी जो सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिला है। यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेसन नगर में गुरूर स्तंभलेख से भागवत धर्म के विकसित होने के प्रमाण मिलता है। मुद्रा प्राचीन राजाओं द्वारा ढलाए गए सिक्कों से भी प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। प्राचीनतम सिक्कों का आहत सिक्का कहते हैं। प्राचीनतम सिक्कों क्या कहते हैं? आहत सिक्का कहते हैं के नाम से जाना जाता है। तो ग्रंथ में इन्हें कर्षण, पुराण, धारण और शतमान आदि नामों से भी जाना जाता है। अधिकांश आहत सिक्का को चांदी का टुकड़ा जिनमें विभिन्न आकृति अंकित की गई है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लिखने के कार्य यवन शासकों द्वारा किया गया था। मुद्राओं का प्राचीन भारत गणराज्य के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। कनिष्क के सिक्कों से हमें उसके बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का प्रमाण मिलता है। समुद्रगुप्त बीना बजाते हुए मुद्रा को वाले सिक्का को संगीत प्रेमी होने का दर्शाता है। पुदुचेरी का निकट अरिक्मेडू रोमन सिक्का से प्राप्त हुआ है। स्मारक के अंतर्गत मंदिर, मूर्ति, इमारत इत्यादि आते हैं, जिनमें हमें विभिन्न युगीय धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों की जानकारी मिलती है। जैसे उत्तर भारत के मंदिर निर्माण शैली को नागर कहते हैं, दक्षिण भारत के उत्तर मंदिर को द्रविड़ कहते हैं शैली कहते हैं, और दोनों शैली को मिला तो उसे बेसर शैली कहते हैं। दोस्तों कौन शैली? बेसर शैली। यह था दोस्तों पार्ट 1 और 2 में दे दिए थे। पार्ट भारतीय इतिहास का स्रोत, पार्ट 1 और 2 दो वीडियो में पूरा कंप्लीट चैप्टर हो गया भारतीय इतिहास का स्रोत। अगला पार्ट आएगा दोस्तों, देखिएगा टॉपिक लुसेंट में क्या है, उसी का हम टाइप करवाएंगे दोस्तों। आप लोग का दिन शुभ हो।